हम देखते थे कि मेरा काम देख करके जिसके कारखाने पर मैं बीनता था, लोगों को 6 महीने ऑफ़र करते थे कि 6 महीने तुमको आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, बेगारी करना पड़ेगा। लेकिन से हुए उन्होंने मुझे 3 महीने में ही मैं जो काम करता था उसका पैसा देना शुरू कर दिया। गर्मी का महीना था, 6 से 7 दिन तक बिना हवाई चप्पल का नंगे पाँव आते जाते थे। कालीन की डिज़ाइन बनाने सीखने के लिए हम 15 किलोमीटर रोज़ साइकिल चला के जाते थे। कालीन की वजह से मैं विदेश घूमने चला आया। बिनाई से मैं डरता था, बिनाई से मैं रोता था। आज वही बिनाई हमको यहाँ पहुँचा दिया। फटा पैजामा पहन के मैं कालीन में निकला था। नमस्कार। दुनिया में बहुत सारी कलाएं हैं जिनका प्रतिनिधित्व भारत ने किया है। भारत ने कालीन का भी प्रतिनिधित्व किया है। जो कहते हैं अरेबियन नाइट्स में कालीन का, उड़ने वाले कालीन का जिक्र है जो ईरान में बना करता था। प्राचीन कला है कालीन। लेकिन आज से 500-700 साल पहले वह जब भारत में आया होगा तो किस तरीके से फैला, और भदोही जो उसका एक केंद्र है, बहुत बड़ा केंद्र है। आज तो भारत में कई केंद्र बन गए हैं, लेकिन भदोही एक ऐसा केंद्र है कि पूरी दुनिया में इसको अपनी कालीन की विभिन्न जो कलाएं हैं उसके उरूज के लिए जाना जाता है। और बेशक जब हम ये बात करते हैं कि कोई भी कला एक महान ऊंचाई तक जाती है तो उसमें व्यक्तियों का जिक्र होता है, उन कलाकारों का जिक्र होता है जिनका नाम हम नहीं जानते लेकिन उनके बगैर संभव नहीं है। और जब उस कला को बहुत सुसंयोजित तरीके से आगे बढ़ाने और उसको दुनिया में पहुंचाने का जिक्र होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एकदम ज़मीन से संघर्ष शुरू किया और फिर उन्होंने उसको एक ऊंचाई दी। ऐसे ही एक व्यक्तित्व श्याम नारायण यादव, जो लकी कारपेट्स भदोही के ऑनर हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत डाउन टू अर्थ तरीके से की थी और वो संघर्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष है। जब उन्होंने इस चीज़ में एक बुनकर के रूप में शुरुआत की और कैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ी, उनके क्या संघर्ष थे उस दौर में, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि इन चीज़ों को जाने बगैर हम ये नहीं जान सकते कि आज लकी कारपेट्स का जो साम्राज्य है वो यहाँ तक जो पहुँचा है उसके पीछे कौन सी ताकत थी जिसने इनको बांधे रखा और यहाँ तक पहुँचने में मदद की। श्याम नारायण भाई का बहुत सम्मान के साथ जो है स्वागत करते हैं गांव के लोग में। आप से हमारी गुजारिश है कि अपने उन दिनों का जिक्र करें जब आपने शुरुआत की थी। शुरुआत आपने निश्चित रूप से पिछली वार्ता में बताया था कि आपने एक बुनकर के तौर पर की थी, लेकिन बुनकर के तौर पर जब शुरू की थी तो वो तफसील भी जानना ज़रूरी है कि जब आप कर रहे थे काम तो कहाँ गए, कैसे, क्या क्या परेशानियाँ आई, क्या मार्मिक पक्ष हैं जो आपको लगता है कि वो आपके जीवन में आज एक मॉन्यूमेंट हैं। आप किसी को बताते नहीं लेकिन वो आप जब याद करते हैं तो आपको आज भी संवेग होता है, आपको सिहरन होती है, आपको लगता है वाह क्या दिन थे वे भी। तो हम चाहेंगे कि उन दिनों की शुरुआत आप करें। जी नमस्कार। आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरे जैसे अदना व्यक्ति तक पहुँचने और मेरी जानकारी लेने की कोशिश करी, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माँ बाप के लालन पोषण से हमने किसी तरीके से हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया था। हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने के बाद मैं फ़ेल हो गया और इस बात का आज भी मुझे दुख होता है कि मैं कभी फ़ेल हुआ। ये वेदना थी मेरे अंदर कि मैं फ़ेल हो गया और वो वेदना से कुढ़ता हुआ मैं कोशिश किया कि फिर मैं आगे पढ़ाई करूँ और फ़ेल ना होऊं। लेकिन घरेलू परिस्थिति ऐसी थी, माता पिता का जो उस समय तरीका था वो मतलब कह सकते हैं कि सहयोग का, कि पढ़ाई के लिए नहीं था। तो माता पिता के द्वारा बताया गया कि आप जीवन यापन के लिए कुछ करिए। तो मैंने भी मन में दुविधा के तौर पे, या कह सकते हैं कि मन मसोड़ करके कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वो वेदना आज भी मन में गुजरती है। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा चलिए ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ और करते हैं। तो
कुछ और करने की कड़ी में भदोही में सबसे अच्छा हुनर था कालीन का। और कालीन का हुनर ऐसा था कि वो विदेशों तक प्रचलित था। और मैंने सुना भी था कि इस कालीन का काम करके लोग बड़ी ऊंचाई छू लिए हैं। तो मेरे तमन्ना में हुई कि चलिए हम मान के चलिए एक पाली में फेल हो गए, दूसरी पाली शुरू करते हैं। हो सकता है दूसरी पाली में मेरा आत्मविश्वास काम कर जाए, मेरे जो कर्म हैं वो अच्छाई पे पहुँचे। तो ये सोचते हुए मैंने कालीन बुनाई शुरू किया। कालीन बुनाई शुरू करने जब मैं कालीन बीनने गया तो वहाँ मेरे साथ के छोटे छोटे बच्चे थे, चिढ़ाते भी थे। छोटे छोटे बच्चे चिढ़ाते भी थे कि तुम कालीन नहीं बीन सकते, तुमको शऊर नहीं होगा कालीन बिनाई का, तुमको ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो कह सकते हैं कि ये सब बातें सुन के, एक ताने को सुन करके मन में जैसे एक जिज्ञासा होती थी, ऐसा कैसा कौन काम है मैं नहीं कर पाऊँगा। तो हालांकि मैंने शुरू किया और जो भी मुझे जानकारी थी मैंने कालीन बिनाई शुरू किया। और पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, जो कार्य लोगों ने 6 महीना में सीखा होगा वो कार्य मैंने 3 महीना में सीख लिया। उसकी मुझे खुशी भी हुई। और जब खुशी हुई तो हम देखते थे कि मेरा काम देख करके जिसके कारखाने पर मैं बीनता था, लोगों को 6 महीने ऑफ़र करते थे कि 6 महीने तुमको आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, बेगारी करना पड़ेगा। लेकिन शायद मेरी स्थिति या परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने मुझे 3 महीने में ही मैं जो काम करता था उसका पैसा देना शुरू कर दिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं फिर उसके बाद जैसे पैसा पाने के बाद आदमी की मनोबल बढ़ता है, वैसे मेरा भी मनोबल बढ़ा और मैं पूरे मन से, पूरे लगन से इस काम को करना और सीखना चालू किया। इसी दौरान जब मैं बिनाई सीख रहा था, उस दौरान की एक बातें मुझे याद है जो भी आज भी तड़पाती है कि मेरे पास हवाई चप्पल था और वो हवाई चप्पल टूट गया। और मई जून का महीना था, गर्मी का महीना था। मुझे याद है आज भी, मैं 6 से 7 दिन तक बिना हवाई चप्पल का नंगे पाँव आते जाते थे। उसके बाद मैं बिनाई पाया तो मैंने चप्पल खरीदी। तो फिर मुझे हौसला मिला, मैं आगे बढ़ता गया। और तकलीफ़ तो था कि परेशानी थी रहने की, खाने की, पीने की, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से मैं सोचता रहा कि इसको हमें अच्छाई में तब्दील करेंगे। और उसी कड़ी में मैं करीब लगभग मुझे याद है कि 2 से ढाई साल मैंने कालीन बिनाई किया। कालीन बिनाई करते करते फिर मेरी मनोदशा थोड़ी बिगड़ी कि कहीं मैं भटक रहा हूँ, हो सकता है कालीन बिनाई करके मैं अपने सपने नहीं पूरा कर पाऊँगा। मुझे लगा कि कालीन बिनाई करके सपना पूरा नहीं हो सकता। तो मैं कालीन बिनाई छोड़ करके बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में हमारे परिवार के लोग रहते थे, भाई रहते थे। तो मैंने सोचा कि इससे कम मेहनत करना पड़ेगा कालीन से। कालीन में जितनी मेहनत होती थी वो ज़्यादा लगती थी और पैसा कम मिलता था। तो मुझे लगा कि इससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और बिनाई करके हम हो सकता है कि जो सपने हैं मेरे न पूरे हों। लेकिन बॉम्बे जाने के बाद वहाँ की स्थिति और परिस्थिति देख करके मैं अपने को और नहीं ढाल पाया। हमें लगा कि बॉम्बे से अच्छा मेरा वो कालीन बिनाई था। और बॉम्बे में हमने देखा कि जो मेहनत हम छोड़ के ज़्यादा लग रहा था, जो मेहनत हम यहाँ कर रहे थे हमको ज़्यादा लग रहा था। और बॉम्बे में गए तो लोगों को देखा तो हमें लगा कि हाँ दुगना मेहनत लोग करते हैं और फिर भी फुटपाथ पे सोते हैं। तो मेरे मन में ये हुआ कि नहीं, मैं लौट चलता हूँ अपने
घर को, अपने गांव को, और फिर से कालीन का ही बुनाई शुरू करूंगा, उसी में कोशिश करूंगा। मैं लौट आया। लौट जब आया तो कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने फिर 6 महीने कालीन बिना, और उसी कालीन बिनाई के दौरान मुझे जो है लोगों का ये सहयोग मिला। मेरे एक दोस्त थे, उनके द्वारा, या मेरे रिश्ते के थे, उनके द्वारा मैं कालीन में डिज़ाइन करना, कालीन की डिज़ाइन बनाना सीखना शुरू किया। कालीन की डिज़ाइन बनाने सीखने के लिए हम 15 किलोमीटर रोज़ साइकिल चला के जाते थे, और 15 किलोमीटर रोज़ आते थे। जो हमें सिखाने वाले मिले थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सलीम डिज़ाइनर साहब के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने मुझे जो भी ज्ञान दिया, जो भी सुविधाएं दी, उसका मैं आज भी फ़ायदा उठा रहा हूँ। आज भी वो मेरे काम आ रहा है, और जीवन भर उनका आभारी रहूँगा। और फिर उसके बाद 6 महीने से वहाँ जो ट्रेनिंग मैंने दी, और जो मैंने कालीन 3 साल 2.5 साल बीना था, उन दोनों के ताने बाने की वजह से मैं अपने को एक तरीके से कह सकते हैं कि ढाल लिया था, और अपने को मजबूत कर लिया था कि अब मैं इस लाइन में सफल हो जाऊंगा। फिर हम अपने को, जब कालीन बिनाई वाला हुनर और डिजाइनर का हुनर जो मेरे अंदर घुसा या आया, या मैंने सीखा, घुसा का मतलब कि ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मुझे लगा कि इन दोनों को मिला करके हम एक नई जो है नए रास्ते पे जा सकते हैं, और नया रास्ता बना सकते हैं। और मैं फिर उसी को बड़े आत्मविश्वास और आत्म मजबूती के साथ मैं उस रास्ते पे चलना शुरू किया। और कहना ही चाहेंगे कि रास्ते में भटकने का भी बहुत रास्ते मिले। रास्ते चलते चलते ऐसे भी रास्ते आए कि मैं भटक न जाऊं, मुझे डर लगा रहता था। लेकिन कह सकते हैं कि उस रास्ते में ऐसे कई आदर्श पुरुष हमको मिले हैं, सहयोगी मिले हैं, लोग मिले हैं, जिनको मैं आज भूल नहीं सकता। उन्होंने बड़ी मदद करी है मेरी। उस समय आपकी शादी हो चुकी थी? जी, शादी हो चुकी थी। मेरी शादी 1979 में हुई थी। जब शादी हुई थी तो मैं 5 रुपये रोज़ भी नहीं कमा पाता था। शादी हो गई थी, जिम्मेदारी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, माता पिता की जिम्मेदारी में शादी हुई थी। पहले के ज़माने में माता पिता की ही जिम्मेदारी में शादी हो जाती है। और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गए। तो जो मैंने कला सीखा था, हुनर अंगुलियों वाला, और जो मैंने फिर हाथ का कला सीखा डिज़ाइन का, उन दोनों के सहयोग से मुझे, कुछ लोगों की कृपा पात्र से मुझे एक अच्छी कंपनी मिल गई, जिसका नाम था त्रिवेणी हैंडलूम, शाहजहांपुर में। तो वहाँ से मुझे काम मिलना शुरू हुआ, और कह सकते हैं कि मेरे यहाँ तक पहुँचने में उसका बहुत बड़ा सहयोग है। वहाँ के लोगों ने मुझे बड़ा सहयोग किया, बहुत अच्छा काम दिया। तो मैं अकेला काम करने निकला था, हमें काम मिलता गया। और मुझे खूब याद है, सन 1981 का समय था, मुझे वहाँ से आर्डर मिला, मैं ला कर के काम शुरू किया। और एक से जोड़ते जोड़ते मेरे पास कम से कम 25 लड़के और 25 कारीगर काम करना शुरू किए।